अब क्या ये वापस उसे रीशेप करने की कोशिश है? वो जो 14 में सरकार बनी जिसमें ओबीसी भी थे, दलित भी थे, नॉन यादव ओबीसी भी साथ आ गए, नॉन जाटव सब दलित भी साथ आ गए और सरकार बन गई और रिपीट हो गई 2019 में। 24 में यही नैरेटिव टूटा, उसको एक तरीके से रीशेप करने की कोशिश। गरिमा जी, पहली बात तो मुझे तो समझ में नहीं आया, चाहे कल मोहन भागवत का स्टेटमेंट हो या भैया जी जोशी का हो, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जाति नहीं है। मैंने जहां तक मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट पढ़ा उसमें तो बहुत स्पष्ट कहा है कि शमशान हो, जल हो और मंदिर हो, इसमें सभी जातियों का जो है भागीदारी होनी चाहिए। अगर कल जो भैया जी जोशी ने कहा है उसमें भी यही कहा है कि क्या जब ज्योतिर्लिंगों में नहीं कोई मनाही है, जब शक्तिपीठों में कोई मनाही नहीं है, तो हम जाति के आधार पर व्यक्तिगत रूप में क्यों करते हैं? विभाजन नहीं। तो समाज को तो क्या समझाने का काम नहीं करना चाहिए क्या? तो मुझे तो कहीं भी जाति नहीं है वक्तव्य कहीं भी नहीं सुनाई। यहीं पर महीन पॉलिटिक्स है क्या केजी सुरेश? क्योंकि इसी लाइन पर अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह देते हैं। नहीं गरिमा जी सुनिए, 100 वर्ष एक संगठन पूर्ण कर रहा है, 99 वर्ष पूर्व करके 100वें वर्ष पर शताब्दी वर्ष में कदम रख रहा है। वो अपने विचारधारा को पुनः सबके सामने स्थापित कर रहा है, बता रहा है कि 100 वर्ष की उसकी यात्रा। और ये तो बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस लिए हुई थी? वो हिंदू एकता के ही आधार पर हुई थी, है ना? तो अगर वो उसकी बात कर रहा है तो नई बात क्या है? मुझे तो उसमें कोई नई बात नहीं नजर आई। देखिए, जहां तक वक्त के साथ कुछ वक्तव्यों का बदलने की बात है, वो कहां नहीं हुआ है। क्या कम्युनिस्ट पार्टी किसी जमाने में रक्त रंजित क्रांति की बात करती थी? क्या उसने लोकतंत्र को नहीं अपनाया? नहीं, मैं एक और सवाल सुरेश आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए ना। संघ ने, अगर भैया जी जोशी बयान देते हैं विभाजन नहीं है, संघ कहता है जातिगत जनगणना करा लीजिए, राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई कांग्रेस अगर जातिगत जनगणना की बात करती है तो ये, अभी अनंत विजय मुझसे सवाल भी पूछ रहे थे, तो बीजेपी एक तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि भाई कांग्रेस का बांटो राज करो की नीति ये राजनीतिक फॉर्मूला है। गरिमा जी, दिक्कत सिर्फ इसी से है कि जातियों को, सभी जातियों को अपने मतभेद भुला के साथ होने की तरफ भी एक रास्ता है। दूसरा जो है, जेएनयू में जो दीवारों में लिखे गए थे ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये भी एक नतीजा है। क्या हम नफरत के आधार पर कि भाई ये सदियों से इनके साथ भेदभाव हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार, और बार बार शब्द का प्रयोग ब्राह्मणवाद, यानी कि ये किसी जाति विशेष सूचक नहीं है, जातिवाद का जो है एक रूप आपने दिया है सामंतवाद के साथ मिलाकर कि ये ब्राह्मणवाद है। तो उसका जो है असर क्या होता है? असर होता है कि एक माहौल बनता है जहां जातियों में आपस में एक प्रतिस्पर्धा का भावना और आपस में एक नफरत की भावना आ जाती है। क्या ये बड़ी चतुराई से ये मैं एकता की बात कर रही हूं, चाहे राजनीतिक कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, क्या ये भारत के भविष्य के लिए ये उचित है क्या? हाँ, अब यूनिटी की बात तो हो जाती है कि भाई दलित भी, आदिवासी भी और सारी जातियां, मैं नाम कोट नहीं करूंगी, हमारे गांव देहात में तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये फैला हुआ रोग है, कौन जात हो भाई। तो यहां पर जाति की बात तो दरकिनार करते हुए यूनिटी की बात हो जाती है, लेकिन बड़ी खामोशी से, बड़ी चतुराई से रिप्रेजेंटेशन की बात को गोल कर दिया जाता है क्या कि भाई कोई विभाजन नहीं है तो दलित अपना हक, पिछड़े अपना हक, ये तमाम हक सबको मिले, अंडर द कारपेट कर दिया जाता है क्या? हक सबको मिले, लेकिन हक नफरत एक दूसरे के खिलाफ पैदा कर नहीं। नहीं तो फिर ये नहीं होना चाहिए। अगर 1000 ये बीजेपी अगर हजार कई शताब्दियों के शोषण का अगर हम इतिहास में कहां तक उसको समस्या है, समस्या का समाधान करना है, या तो हम इतिहास की बात करें कि भाई हजारों सालों से अत्याचार हो रहा था, अगर ऐसा है तो रिकंसिलिएशन कहां करेंगे हम? या तो हम ये भी कहें कि भाई 700 साल से मुगल काल में जो है अत्याचार हुआ हिंदुओं पर, बौद्धों पर और सभी पर, तो इसलिए जो है 700 साल के लिए माफी मांगा जाए, 700 साल के लिए जो है पश्चाताप किया जाए। इसका अंत नहीं है। हम इतिहास में कितना पीछे जाएंगे उतना ही आपको, तो हमें रिकंसिलिएशन की बात करनी है। जी सुरेश, मैंने मान लिया कि यूनिटी की बात करते हैं जी,
अब यूनिटी तो हो गई, लेकिन इसी के बरक्स कहीं अंडर द कारपेट वो दलितों की जितनी भी हिस्सेदारी है, पिछड़ों की जो हिस्सेदारी है, वो अंडर द कारपेट पहुंचा दी जाती है। यही होता है ना भाई, जातिगत जनगणना की मांग करना अगर बांटना हुआ, अगर पिछड़ों का हक देना बांटना हुआ और हिंदुत्व की एजेंडा, तो कहीं ना कहीं गरिमा जी हमें सोचना भी बुलंद करते हुए दिखते हैं। कहीं ना कहीं गरिमा जी हमें सोचना भी पड़ेगा कि अगर सिर्फ हम क्या समझते हैं कि इस देश के जो दलित या पिछड़ा वर्ग है वो इतना जो है अपरिपक्व है कि वो सिर्फ कोरे नारेबाजी के आधार पर वो वोटिंग कर रहा है क्या? क्या उसको लग रहा है कि उसको सचमुच आज जहां भी उसने वोट किया है तो उसको सच में लाभ मिल रहा है क्या? ये जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका बराबर उसको भी लाभ मिल रहा है? तो फिर पीडीए का नैरेटिव भी चला ना के जी सुरेश, पीडीए का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का नैरेटिव चला लोकसभा में। चुनावी निर्णय आया तो क्या हुआ ये हमें देखना है। तो चुनावी निर्णय आया तो 303 से 240 पर अटक गई भारतीय जनता पार्टी। आशु, ये यूनिटी की बात तो बड़ी अपने आप में बढ़िया लगती है सुनने में,